दिल्ली के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति का बंगला होता है। जिस बंगले के अंदर करोड़पति व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह की चाय का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी अचानक से उनका वॉचमैन वहां पर आता है और आने के बाद करोड़पति व्यक्ति से कहता है कि मालिक, बाहर कोई पति पत्नी आए हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और वह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। इसके बाद मालिक और मालकिन दोनों बाहर जाते हैं और बाहर जाकर उन लोगों को देखने लगते हैं जो गेट के दूसरी तरफ खड़े हुए थे। जैसे वो पति पत्नी जो उनसे मिलने के लिए आए थे वह करोड़पति व्यक्ति और उसकी पत्नी को देखते हैं तो अचानक से कहने लगते हैं कि माँ बाबूजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब इस बात को सुनकर मालिक और मालकिन थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और उनकी आंखें नम भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वह वॉचमैन से कह देते हैं कि हम लोग नहीं जानते इनको, ये कौन है और इनको बंगले के अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर मालिक और मालकिन अंदर चले गए थे और वॉचमैन उन्हें धमकाकर वहां से भगा देता है। वो लोग रोते रह जाते हैं, उनकी आंखों के आंसू साफ साफ गवाही दे रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बंगले के मालिक और मालकिन ने इन्हें ऐसे क्यों भगा दिया। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के पटेल नगर के अंदर एक बहुत बड़ा मकान होता है, जिस मकान के अंदर जयप्रकाश जी रहा करते हैं। जयप्रकाश जी जिनकी ढेर सारी कंपनियां हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा उनके पास है। उन्होंने कई बिल्डिंग तो ऐसी बना रखी हैं जिनको वो किराए पर दिया करते और उनके अंदर किराएदार रहकर उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाया करता। बाकी कुछ फैक्ट्रियां भी हैं जिनको वो अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। जयप्रकाश जी का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अभय, और अभय से जयप्रकाश और उसकी पत्नी बड़ा ही प्यार किया करते हैं और उसको लाड दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन वहीं पर जो अभय होता है वो उसी हिसाब से जिस तरह से उसके पिता के पास पैसा था और वह उसे लाड चाव से रखा करते थे वैसे काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है और बड़ा होने के साथ साथ वह अपने माता पिता से बदतमीजी भी करने लगता है और साथ में कभी कभी जब शराब के नशे में वो हुआ करता तो अपने पिता पर हाथ भी उठा दिया करता। यह बात जयप्रकाश जी को बड़ी बुरी लगा करती है और उनके घर में एक नौकर भी काम किया करता है जिसका नाम है कपिल। कपिल की उम्र उनके बेटे अभय के बराबर की है और जो कपिल होता है वह अच्छी तरह से जयप्रकाश और उसकी पत्नी का ख्याल रखा करता है और साथ में उनके बिजनेस को संभालने में भी उनकी मदद किया करता है। कभी कभार जब कोई कंपनी का काम हुआ करता या किसी से किराया लाना पड़ा करता तो जो कपिल होता है वह उनके किराए को ले आया करता है और इसी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जयप्रकाश और उसकी पत्नी इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनका इकलौता बेटा बिल्कुल भी फैमिली बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देता है और वह तो शराब पिया करता है, पार्टियां किया करता है और दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता है। ऐसा सोचते हुए वह काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन तभी अचानक से जो जयप्रकाश की पत्नी होती है वो कहने लगती है कि सुनते हो, क्यों ना हम ऐसा करें, अपने बेटे की शादी करा दें। सुना है कि शादी के बाद हर कोई सुधर जाया करता है, तो शायद हमारा बेटा भी सुधर जाए। इस बात को सुनकर जयप्रकाश थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है और सोच विचार के बाद उसे लगता है कि शायद मेरी पत्नी सही कह रही है और ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद जयप्रकाश और उसकी पत्नी अपने बेटे अभय की शादी का मन बना लेते हैं और उसके लिए इधर उधर एक अमीर घर की लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है रचना, और रचना से वो लोग अपने बेटे की शादी करा देते हैं। जिस तरह से अभय अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, उसी तरह से जो रचना होती है वह भी अपने पिता की इकलौती लाडली थी। उसका एक भाई था जो कि उससे काफी छोटा था और पिता के घर में अभी उसकी ही चला करती है। रचना की शादी अभय से हो जाती है और जैसे अभय बिगड़ा हुआ था उसी तरह से रचना भी बिगड़ी हुई होती है, क्योंकि पिता के पास रुपए पैसों की तो कोई कमी नहीं है और इसी वजह से वह शराब पिया करती है, पार्टियों में घूमा करती है और तरह तरह के नशों को आजमाया करती है। यहाँ तक कि अभय जितने नशे किया करता था उससे भी ज़्यादा जो रचना है वो नशे में डूबी हुई थी और उसने सभी तरह के नशे टेस्ट करके देख रखे थे। अभय और रचना की शादी हो जाती है और दोनों नशा किया करते थे तो दोनों साथ मिलकर नशा करने लगते हैं और इसके बाद जयप्रकाश और उसकी पत्नी की और भी ज़्यादा सामत आ जाती है, क्योंकि जब भी कभी जयप्रकाश और उसकी पत्नी अपने बेटा और बहू दोनों को समझाने की कोशिश किया करते हैं तो वो लोग उनसे उल्टा ही बातें किया करते हैं और उन्हें उल्टा धमकाने लगते हैं। यहाँ पर अब तो ऐसा हो गया था कि अभय की जो पत्नी है वह भी उसे धमकाया करती और इन्हीं बातों के चलते जयप्रकाश और उसकी पत्नी अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और वह अंदर ही अंदर टूट से गए थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था और शादी करके उन्होंने उसे सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन शादी से वह और भी ज़्यादा बिगड़ गया था, जो बातें उन्हें अंदर तक तोड़ देती हैं।
जयप्रकाश का बेटा जब भी नशा करके आया करता तो वह उसे समझाने की कोशिश किया करता, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और अपने पिता को उल्टा धमकाने लगता है और कभी कभी दोनों पति पत्नी मिलकर माता पिता पर पिटाई भी लगा दिया करते हैं। इन बातों से जयप्रकाश काफी ज्यादा हैरान और परेशान रहता है और तभी एक दिन जब रात के समय उसके बेटा बहू शराब पीकर घर में आए थे तो उस समय जयप्रकाश अपने बेटा और बहू से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जैसी दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह वह अपने बेटे से अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए कहने लगता है। कहता है कि बेटा जितना भी पैसा तुम उड़ाया करते हो वो कहां से आएगा और इस तरह से बिल्कुल भी समय व्यतीत नहीं होगा। अब शुरू में तो जो अभय होता है वह इस बात को हल्के में लेता है, लेकिन पिता इस बार दृढ़ निश्चय कर चुका था कि वह कैसे भी करके अपने बेटे को सुधारेगा, या तो आज वो सुधरेगा वरना वो इसे इस घर में नहीं रहने देगा। इसके बाद अभय पहले तो अपने माता पिता को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हारा इकलौता लड़का हूं तो मैं कहां जाऊंगा, लेकिन पिता आज फैसला कर चुके थे कि या तो तू आज शराब छोड़कर अच्छी तरह से अपने घर को चलाएगा, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये बात कहीं से जो रचना होती है उसे सुन जाती है और जैसे रचना को ये पता चलता है कि माता पिता इस घर की धमकी दे रहे हैं तो उसके बाद वह फौरन से वहां पर आती है और आने के बाद अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि तुम्हारे पास ही दौलत है क्या किसी और के पास इस दुनिया में दौलत नहीं है? ठीक है अभय, अगर ये लोग हमें यहाँ पर नहीं रखना चाहते तो हम अपने पिता के वहां पर चलते हैं और वहीं पर अपना समय व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर अभय के दिमाग में भी ये बात फिट बैठ जाती है और वह अपने माता पिता से खरी खोटी बातें कहकर वहां से अपने पत्नी के घर चला जाता है और वहीं पर उसके साथ रहने लगता है। जब अभय सच में ही घर छोड़कर चला गया था तो माता पिता को इस बात से बड़ा ही गुस्सा आता है और वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ बातें सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे बेटे ने हमारे साथ क्या किया, क्योंकि जयप्रकाश जी उसे सुधारना चाहते थे ना कि उसे घर से भगाना। इसके बाद जयप्रकाश जी अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी करते हैं एक दिन मिलकर, लेकिन उनका बेटा साफ साफ बोल देता है। कहता है कि आपकी दौलत आप ही को मुबारक और मुझे आपकी दौलत की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर रचना के पिता रचना से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं और इसी वजह से वह उनको अच्छे खासे रुपए दिया करते हैं इधर उधर घूमने फिरने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए। जयप्रकाश और उसकी पत्नी घर के अंदर अकेले रह जाते हैं और बेटा बहू यहाँ से जब छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद वह उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और सोच सोचकर एकदम से बीमार रहने लगते हैं। अब इसके बाद जो नौकर कपिल होता है वह उनका माता पिता की तरह अच्छे से ख्याल रखता है और उनकी पूरी देखभाल करता है, यहाँ तक कि वह जयप्रकाश और उसकी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर दिखाने के लिए भी ले जाता है और वहां पर अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कराता है। ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी टाइम पर उन्हें दवाई देना और साथ में जयप्रकाश के पूरे बिजनेस को देखना, ये सभी काम कपिल अकेला ही मैनेज करता है। इसके बाद जब जयप्रकाश और उसकी पत्नी देखते हैं कि उनके घर का वो नौकर जो उनके बेटे की हम उम्र का ही है और कभी कभी उनका बेटा उसको भी डांट दिया करता था, फटकार दिया करता था किसी भी काम को लेकर, वह उसके बावजूद भी उनकी इतनी देखभाल कर रहा है जितना शायद कोई अपना भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद उनके दिमाग में एक भावना पनपने लगती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इस बात का जिक्र नहीं करते हैं और मन ही मन इस बात के बारे में सोचने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब उनके दिमाग में ये बातें आ गई थी तो उसके बाद उनकी तबीयत भी ठीक होने लगती है, क्योंकि फिलहाल वो कुछ और सोच रहे हैं ना कि अपने बेटा बहू का वियोग कर रहे हैं। अब तभी अचानक से होली का त्योहार आता है और जैसे होली का त्योहार आता है तो उसके बाद जो मालिक और मालकिन होते हैं यानी कि जयप्रकाश और उसकी पत्नी होते हैं वह कपिल से कहने लगते हैं कि बेटा अब तो होली आ गई है, तुम ऐसा करो अपने गांव में चले जाओ क्योंकि वहां पर तुम्हारा परिवार भी होगा। लेकिन तभी जो कपिल है वो कह देता है कि मालिक कोई बात नहीं, होली तो हर साल आती है, अगले साल मैं अपने गांव चला जाऊंगा क्योंकि फिलहाल आपकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है तो आपके पास मेरा रहना बहुत जरूरी है। यह बात सुनकर मालिक और मालकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस बात को अब एक दूसरे से बतियाने का फैसला कर चुके थे। इसके बाद मालिक और मालकिन जब एक साथ बैठे हुए थे तो अचानक से दोनों एक दूसरे से बात कहने लगते हैं और जैसे दोनों एक साथ बोलने लगते हैं तो उसके बाद चुप हो जाते हैं। इसके बाद मालिक कहता है कि तुम बताओ पहले, लेकिन तभी मालकिन कहती है कि नहीं तुम बताओ क्या सोच रहे थे। तो इसके बाद जयप्रकाश कहने लगता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि जो हमारा नौकर कपिल है क्यों ना हम इसी को गोद ले लें और इसी को अपने साथ रखें, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे पास काम कर रहा है तो इसके बराबर हमने कोई ईमानदार नौकर भी नहीं देखा है और ये हमारी दिल से सेवा किया करता है। देखो होली के त्योहार को हमारे लिए छोड़ रहा है और अपने माता पिता तक की भी परवाह इसने नहीं की है। इस बात को सुनकर जो जयप्रकाश की पत्नी होती है वह कहने लगती है कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहना चाहती थी और इसी वजह से मैं आज आपसे बात कर रही थी।
इसके बाद दोनों पति पत्नी की सहमति हो जाती है और सहमति के बाद वह सीधा कपिल के उस क्वार्टर में जाते हैं जो अलग से उन्होंने उसे दे रखा था। और वो कोई ऐसा वैसा क्वार्टर नहीं था, उनके घर के बराबर ही आलीशान था, उसमें सभी सुविधाएं थी, लेकिन उसका आंगन अलग था और वो घर के साइड में था। तो जयप्रकाश और उसकी पत्नी दोनों उस सर्वेंट के घर में जाते हैं और जैसे कपिल पति पत्नी को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो भी शाम के समय, तो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कहिए मालिक, क्या आपको कोई परेशानी है क्या? तो उसके बाद जो जयप्रकाश होता है वह उससे कहने लगता है कि नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, दरअसल हम तो तुमसे कुछ बात करने के लिए आए थे। इसके बाद कपिल पूछने लगता है कि मालिक बताइए आपको क्या बात करनी है। तो इसके बाद जयप्रकाश और उसकी पत्नी उसे बता देते हैं कि बेटा, हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, तो क्यों ना तुम अपने माता पिता को लेकर हमारे पास यहीं पर शिफ्ट हो जाओ और यहीं पर हमारे साथ रहने लगो, क्योंकि तुम अच्छे से हमारी देखभाल किया करते हो और आज तक ना तो तुमने कोई भी बेईमानी की है और ना ही कभी हमारी सेवा में कोई कमी की है। अब इस बात को सुनकर कपिल थोड़ी देर तक सोच विचार में पड़ता है, लेकिन तभी जयप्रकाश उसे दोबारा से समझाने लगता है। उसके हेजिटेशन को समझते हुए कहने लगता है कि बेटा, सच में ही मैं ऐसा ही करना चाहता हूं, क्या तुम हमारे वारिस बनना चाहोगे? लेकिन अभी तक भी जो कपिल था वह चुपचाप ही बैठा हुआ था और उसके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता है। इसके बाद जो जयप्रकाश होता है वह उससे दोबारा पूछता है और कहने लगता है कि बेटा, लगता है शायद तुम हमें अपने माता पिता के बराबर नहीं मानते, इसी वजह से हमें कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन तभी जो कपिल होता है वह कहने लगता है कि नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे माता पिता से भी बढ़कर हो, क्योंकि माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन आपने मुझे रोजगार दिया है और हर महीने मेरे घर को चलाने के लिए पैसा भी दिया करते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसा आप सोच रहे हो। हाँ, आपकी देखभाल की बात है तो मैं जीवन भर आपकी देखभाल इसी तरह से करूंगा, लेकिन मुझे आपका वारिस नहीं बनना। इसके एवज में आप मेरे घर को चलाने के लिए मुझे बस पैसे दे देना, जितने पैसे मुझे चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रही माता पिता की बात, तो माता पिता को मैं यहीं पर ले आऊंगा, लेकिन मैं आपकी प्रॉपर्टी पर कैसे भी हक नहीं जमा सकता। इस बात को सुनकर जयप्रकाश और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि लड़का काफी ज्यादा खुददार है और इसके बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटा, तो तू ऐसा कर, आज से तू हमारे बंगले में शिफ्ट हो जा और अपने माता पिता को भी यहीं पर ले आ, हम सभी लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि हमें अकेलापन अंदर से तोड़ देता है और हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ बेटे की तरह रहे और हम तुमसे बेटे के हक से कुछ भी कह सके। इसके बाद जो कपिल होता है वह उनकी बात को मान जाता है और अगले ही दिन वह गांव में अपने एक दोस्त के पास फोन करता है और उससे कह देता है कि माता पिता को और कुछ जरूरी सामान जो कुछ भी उनका इंपोर्टेंट हो, उन सभी को यहाँ पर ले आओ, अब से मैं अपने माता पिता को अपने पास ही रखूंगा। कपिल का जो दोस्त होता है वह उसके माता पिता को यहाँ पर ले आता है, लेकिन जैसे ही कपिल के माता पिता को यह बात पता चलती है कि इतने बड़े करोड़पति व्यक्ति उसे अपना बेटा बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद उन्हें इस बात पर बड़ी हैरानी होती है। लेकिन यहाँ पर अब वह इतने बड़े बंगले में रह रहे थे, तो उसके बाद सभी बातों पर उन्हें विश्वास हो जाता है। इसके बाद कपिल के माता पिता और साथ में मालिक और मालकिन, जिन्हें वो अपने माता पिता की तरह ही समझा करता था और अब और भी ज्यादा उनसे माता पिता की तरह व्यवहार करने लगा है, वो सभी लोग एक ही आलीशान घर के अंदर रहा करते हैं और सभी लोगों में बड़ा ही प्यार है। कपिल की जगह पर अब और नौकर आ गए हैं जो अच्छे से उस घर की देखरेख किया करते हैं, लेकिन फिलहाल जो कपिल है पूरे घर का लेखा जोखा और सारे बिजनेस का लेखा जोखा खुद ही संभाला करता है और अपने पिता यानी कि जयप्रकाश को रोज शाम को ये बताया करता है कि इतना मुनाफा वहां से हो गया, इतने यहां से घाटा हो गया, उसमें वे दिक्कत हो गई, उसमें ये दिक्कत हो गई। जयप्रकाश भी कपिल को अपने बेटे के समान समझने लगा था और उनका जो भी अकेलापन था वो सारा के सारा दूर हो गया था। अब फिलहाल जो कपिल था वह भी शादी के योग हो गया था। अब इसके बाद जयप्रकाश और उसकी पत्नी कपिल की शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि कपिल भी शादी के योग हो गया था। तो वह एक दिन उससे बात करने लगते हैं, तो कपिल कहता है कि माँ बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। जयप्रकाश और उसकी पत्नी उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें अच्छी लड़की नहीं मिलती है। इसके बाद जयप्रकाश और उसकी पत्नी कपिल के माता पिता से इस बारे में राय रखते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए भाई साहब, पहले हमने अपने बेटे की शादी कराई थी और जो लड़की हमने सेलेक्ट की थी वो बहुत ही बेकार निकली, तो इस बार आप लोग कपिल के लिए लड़की सेलेक्ट करो ताकि संस्कारी बहू घर के अंदर आ सके। इस बात को सुनकर पहले तो कपिल के माता पिता उनसे कहने लगते हैं कि आप ही देख लो, लेकिन वो लोग जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस बार लड़की आपको ही पसंद करनी होगी और आप ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। इसके बाद कपिल के जो माता पिता होते हैं वो इधर उधर जहां पर वो रहा करते थे गांव के आसपास में ये बात फैला देते हैं कि कपिल की शादी होनी है और उसके लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए। कुछ दिन तो लगते हैं, लेकिन एक लड़की के बारे में उन्हें पता चलता है जिसका अच्छा खासा घर परिवार है और वो लोग इज्जतदार हैं। लड़की का नाम शीतल होता है और उसके अंदर संस्कार फूट फूट कर भरे हुए थे। जैसे कपिल के माता पिता को उस लड़की के बारे में पता चलता है तो वहां से जयप्रकाश और उसकी पत्नी को लेकर उस लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं और लड़की का स्वभाव और उसका परिवार देखते ही उन लोगों को पसंद
पसंद आ जाता है और इसके बाद कपिल की शादी शीतल से हो जाती है। कपिल और शीतल उस घर के अंदर अच्छी तरह से रहने लगते हैं और फिलहाल जिंदगी बड़ी सहजता से बीत रही थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। कपिल अपने चारों माता पिताओं की देखभाल अच्छी तरह से किया करता है और इधर जो कपिल की पत्नी शीतल होती है वह भी अच्छे से उनका वेलकम किया करती है, उनका आदर सम्मान किया करती है और माता पिता की तरह उन्हें पूजा करती है, क्योंकि जब इसे पूरी कहानी के बारे में पता चलता है तो वह और भी ज्यादा उनका सम्मान करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो वक्त की मार होती है वो अभय और रचना पर भी पड़ जाती है। अब दरअसल जो रचना के पिता थे उनकी मौत हो गई थी और मौत के बाद घर उसके भैया का हो गया था। तो कुछ दिनों बाद जब उसकी भैया की शादी होती है तो उसकी भाभी जो घर में आती है वह उसको धक्के देकर वहां से भगा देती है, क्योंकि जो रचना के पिता थे वह भी अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थे और इसी वजह से वह अपने बेटे के नाम सब कुछ कर गए थे, बेटी के नाम कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि अब तक उसकी असलियत को उसके पिता भी जांच चुके थे और उसका दामाद भी यहीं पर रहा करता है। तो उसके बाद रचना की जो भाभी होती है वह धक्के देकर दोनों पति पत्नी यानी कि रचना और उसके पति अभय को घर से बाहर निकाल देती है और इसके बाद दोनों पति पत्नी दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं और अब फिलहाल उनकी हालत बेकारियों जैसी हो गई थी। यानी कि ना तो उनके पास पैसा था और ना ही उन्होंने कोई काम करना सीखा था, कहीं पर काम करने के लिए भी जाए तो कोई भी काम उन्हें अच्छी तरह से नहीं आता था। तो इसी वजह से वह भीख मांगने लगते हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते हैं। दोनों ने पढ़ाई लिखाई तो की थी लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई में एंजॉयमेंट के अलावा कुछ भी नहीं किया था। इसी वजह से वे भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगते हैं और तभी अचानक से एक दिन जो अभय होता है वह अपने माता पिता के पास जाने का फैसला करता है और वहां जाकर वॉचमैन से अपने माता पिता से मिलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि मैं इस घर का वारिस हूं। दरअसल ये जो वॉचमैन है ये बदल चुका है, पहले कोई और बुजुर्ग अंकल वॉचमैन थे लेकिन उनकी मौत के बाद अब यहाँ पर दूसरा वॉचमैन आ गया है और जब से वॉचमैन आया है उसे यही पता है कि इस घर का जो वारिस है उसका नाम कपिल है और उसकी पत्नी का नाम शीतल है। इसके बाद वह उनकी तरफ अजीब निगाहों से देखता है लेकिन फिर भी वह मालिक को एक बार इस बात को बताना चाहता है और वह घर के अंदर चला जाता है। आज के दिन कपिल और उसके असली माता पिता और उसकी पत्नी अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए गए थे, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ये करना जरूरी होता है। तो घर के अंदर जयप्रकाश और उसकी पत्नी थे जो बैठकर चाय पी रहे थे और जैसे ही वॉचमैन उन्हें बताता है कि बाहर कोई पति पत्नी आए हैं और वो इस घर का वारिस अपने आप को बता रहे हैं लेकिन देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो आप एक बार आकर उनसे मिल लीजिए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। इसके बाद मालिक और मालकिन दोनों बाहर निकलते हैं और जैसे ही अभय और उसकी पत्नी रचना वहां पर अपने माता पिता को देखते हैं तो एकदम से फूट फूट कर रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब हम आपके हिसाब से चलेंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन तभी जयप्रकाश उसकी पत्नी कह देते हैं कि कौन हो तुम लोग, हम लोग तुम्हें नहीं जानते। और यह बात कहते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि असलियत में वो उनका बेटा था और वो उनकी बहू थी। ऐसा कहकर वे वॉचमैन से उन्हें धक्के देकर वहां से भगाने के लिए कह देते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर आकर दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं और इधर अभय और रचना को वॉचमैन धक्का देकर वहां से भगा देता है। अभय और रचना मायूस होकर वहां से वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कपिल गाड़ी के अंदर अपने माता पिता को लेकर और साथ में अपनी पत्नी के उस घर पर आ जाता है और जैसे ही वो अभय और रचना को देखता है तो एकदम से अपनी गाड़ी रोककर उनसे कहने लगता है कि मालिक मालकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। अब इस बात को सुनकर अभय और रचना बड़े हैरान होते हैं और हाथ जोड़कर कपिल से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि कपिल के साथ भी उन लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज ऐसी हालत में भी वो उन्हें मालिक और मालकिन कह रहा है। इसके बाद अभय उन्हें घर ले जाने लगता है, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, माँ बाबूजी ने हमें पहचानने तक से मना कर दिया है तो हम लोग घर जाकर करेंगे ही क्या। इसके बाद कपिल कहता है कि नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, माता पिता हैं, थोड़े बहुत गुस्सा होंगे तो वो मन जाएंगे, आप ऐसा करो मेरे साथ चलो और मैं भी तो देखूं मालिक मालकिन आपको घर कैसे नहीं जाने देते हैं। उसके बाद जो कपिल होता है उनको अपने साथ बिठाकर वहां से सीधा उस घर के अंदर गाड़ी घुसा देता है और जैसे ही वॉचमैन उन दोनों को साथ में देखता है तो वह बहुत कुछ सोचने लगता है, लेकिन फिलहाल वो कपिल के साथ थे तो इसी वजह से वह उनसे कुछ भी नहीं कह पाता है। कपिल उन दोनों को लेकर घर के अंदर चला जाता है और जैसे ही मालिक और मालकिन उन दोनों को देखते हैं तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा इन लोगों को तू यहाँ पर क्यों ले आया, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है और हम दोबारा से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते।
इसके बाद कपिल उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि मालिक मालकिन कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई, लेकिन फिलहाल ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो एक बार मौका तो इनको जरूर दे दीजिए, क्योंकि आखिर है तो ये आपके बच्चे ही। लेकिन तभी मालिक और मालकिन कहते हैं कि नहीं बेटा, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारा तो केवल तू ही बेटा है, क्योंकि तूने ही हमें समझा है और तूने ही हमारी देखभाल की है। तुम मेरे बेटा हो और तुम्हारी पत्नी हमारी बहू है, ये हमारे कुछ भी नहीं लगते। इसके बाद जो कपिल होता है अपने मालिक और मालकिन को अपना वास्ता दे देता है और उन्हें वहां पर रखने के लिए कहने लगता है। तभी जो जयप्रकाश जी हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू कह रहा है तो हम इन्हें रख लेंगे और इसके लिए इन्हें नौकरों वाले घर में रहना पड़ेगा, जिस घर में कभी तुम रहा करते थे, और घर के अंदर नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये इस घर के अंदर रह सकते हैं। यह बात सुनते ही अभय और रचना, जो पूरी तरह से टूट चुके थे और जमाने से हार चुके थे सारी के सारी जंगें, तो उसके बाद वे झट से हामी भर लेते हैं। इसके बाद कपिल तो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर नौकरों वाले घर में रहने लगते हैं और वहां पर अच्छे से काम धंधा देखने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अब वो लोग अच्छी तरह से घर का काम देखते हैं, और जब जयप्रकाश को लगता है कि ये लोग सुधर चुके हैं, तो उसके बाद उन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सभी लोग दोबारा से एकत्रित हो गए थे, सभी लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। जयप्रकाश जी अपनी वसीयत बना देते हैं, जिस वसीयत के अंदर उन्होंने अपने दोनों बेटों को बराबर प्रॉपर्टी दी थी, और इसके बाद अभय को भी प्रॉपर्टी का ज्यादा लालच नहीं रहता और वह अपना मेहनत करके कमाना सीख जाता है और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें अच्छे कमेंट भेजा करते हैं, उनका नाम लेने की। तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है सिद्धनाथ मौर्य, कैमूर बिहार से। तो सिद्धनाथ मौर्य जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए, और अपना आशीर्वाद हम पर इसी तरह बनाए रखें। तीसरा नाम आता है सुभाष चंद्र यादव जी का। सुभाष चंद्र यादव जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट भेजकर हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।